हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। मैं हूं मोहित। और मैं हूं जय किशन। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिस पे हम लोगों ने सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं। वीडियो अलग से बना चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो मोदी जी से किस तरह हैंडशेक करने के लिए बिल्कुल उन्हें पीछे से कॉल बैक करते हैं। और जो फ्रांस के एम्यूनल मैक्रोन है उनकी भी मतलब क्लोजनेस देखी जा रही है। एक बार बोनोमी उसमें बोला गया था। बोनोमी का मतलब मिलनसार होता है या फिर आपसी तालमेल। बिल्कुल सही। जो काफ़ी अच्छा है, हमें लग रहा है। इस जो वीडियो का टाइटल है तो वो इंग्लिश टाइटल है वाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी फ्रेंड्स विथ इंडिया। मतलब कि जो क्यों सारी जो बहुत सारे एवरी मतलब क्यों प्रत्येक देश भारत से मित्रता करना चाहता है। जी, भारत के साथ मित्रता बिल्कुल करना चाहता है। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए देखते हैं वीडियो को। सो लेट्स वॉच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस है। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहां पर इन मैप्स का मतलब यह है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात यह है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो यह पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, 1st सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशिएंट टाइम से ही शुरू कर दिया था। और 1st सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से 1st सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज्ड देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है, और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए
पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए। अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन? ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लेना चाहता था, लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30 जून तक है, यहां पर हमें 70% तक पर आप धनी को कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया। और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने यह करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी। और इसी वजह से इंडिया में एफडीआईज यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लग गया। सो इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी और उसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रहीसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई। और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सॉन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को। और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोरओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रांग और वेल एस्टैब्लिश थे, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा। और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूच होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं।
इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है। अब चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो। सो हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बनाकर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में ये जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे। और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। वेल, और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जैसे कि यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, especially when we have Pakistan and China on the other side? Well, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन रखता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई। तो कैसा लगा वीडियो आपको देखकर? वीडियो था वो हमें लगता है काफ़ी लोगों के लिए आंखें खुलने वाला था कि वो क्यों हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया से कोई कुछ नहीं कहता। जैसे अभी सेक्शंस लगाए थे पाकिस्तानी बैंक पर, और वहाँ की जो बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस पर सैंक्शन लगाए थे अमेरिका ने। आपने रशिया को विजिट किया इस वजह से, तो उन्होंने उसकी खींच में ये बोला था कि आप हमसे कहते हैं लेकिन इंडिया से काहे कुछ नहीं कहते, क्यों नहीं कहते हैं? तो वो उसका जवाब इसमें मिल गया कि इन्होंने बताया कि सन एक से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से अपने पड़ोसियों को मानवीय इंसानियत सहायता दी जाए, न कि उनके ऊपर बम ब्लास्ट किया जाए या फिर उन्हें मतलब नीचा दिखाया जाए, हथियारों से डराया जाए। और क्या कह सकते हैं, आप वही है ना, आप अगर दूसरे की बराबरी ना कर सकें तो उसके पैर ही खींचने शुरू कर दें। सही है, सही बात कही आपने। तो भारत हमेशा से ही एक ऐसा देश रहा है कि हमेशा शांति बिल्कुल। जैसे कि आपने अगर वीटो के बारे में आपको पता होगा, जो चीन के पास जो वीटो पावर है वो भी भारत के ही थ्रू मिली थी, क्योंकि उस टाइम क्या बोलते हैं पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो ये वीटो पावर हमें मिलने वाली थी, तो उसमें कुछ पैसे भी लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो डिपॉजिट करने होते हैं, तो वो हमारे पास थे भी नहीं। और अगर कर हो भी जाते तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो उन्होंने कहा कि चीन हमारा बड़ा भाई जैसा है, तो ये वीटो पावर उन्हें चीन को दिलवा दी। और जो आज के टाइम में देखा जाए तो भारत को जो वीटो पावर मिलने के लिए जो 4 देश हैं वो तैयार हैं, और अगर सबसे ज़्यादा जो टांग अड़ा रहा है वो चीन ही है, जिसे भाई भारत बड़ा भाई कहता है।
बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। ये बात बिल्कुल ये कहावत है इसी चीज़ पे बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि बताओ हमने उन्हें बड़े भाई की तरह इतनी बड़ी चीज़ दिला दी और हमें जब मिलने वाली है तब वही मना कर रहे हैं भाई, अरे नहीं नहीं, तो ये गलत है। और जैसे हमने अब भाई हमें तो पहले का पता नहीं, पहले किस टाइप के लोग, मतलब लोग तो पता है, अब नेचर पहले का नहीं पता, इतनी हिस्ट्री में नहीं पता। तो लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का ये तो हम देख के चल रहे। जैसे अभी कोविड जो पैंडमिक आया उसमें भारत ने जो कई सारे देशों ने वैक्सीन प्रोवाइड कराई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि हमारे देश में ही जो सरकारी तौर पे लगी वो तो वैक्सीन फ्री थी, पर जो प्राइवेट जिन्हें ज़्यादा जल्दी थी उनसे पैसे भी लिए गए। बताओ हम भारत के निवासी हैं फिर भी हम लोगों से पैसे लिए गए। हर जो विदेश में जो भारत सरकार ने भेजी वो बताओ फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। क्योंकि जो रेट है वैक्सीन का फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड 1600 बिल्कुल सही, और दूसरा 13 मतलब 13 बिल्कुल 1100 1200 1300 बिल्कुल है वो 3000 के ऊपर का है। बिल्कुल सही। बताओ तो इतनी बिल्कुल, तो ये इतने महंगे भारत में बहुत सारे लोगों ने लगवाई। जो वैक्सीन के टाइम पे जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे उनमें भी जो 1000-1200 की वैक्सीन मिली वो भी पर्याप्त नहीं हो पा रही थी। फिर भी भारत ने इतने ज़्यादा प्रोडक्शन किया इन वैक्सीन का कि हमने बहुत सारे जो गरीब देश हैं उन देशों में सप्लाई करी, जो कि होना भी चाहिए कि बिल्कुल हमें यहाँ से ऐसा हुआ था अभी कि जो मेडिसिन्स या फिर जो वैक्सीन्स थी उसकी खेप कई बार पाकिस्तान भेजी गई, जिसमें ये बात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान जो हम लोग यहाँ से कुछ भेजते हैं, जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो भेजती हैं उनका पेमेंट भी नहीं करता है। मतलब वैक्सीन तो ठीक है हमने मानवीय सहायता से आपको दे दी है, लेकिन जो दवाइयाँ यहाँ से जाती हैं सस्ते दामों पे आप उनका पेमेंट भी टाइम से नहीं करते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब है, क्योंकि हमें लगता है उनके पास पेमेंट के लिए पैसे ही नहीं होंगे, जैसा कि इकोनॉमी क्रैश कर रही है उनकी। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को देखा जाए तो इसमें उस देश की गलती है जो गलती पे गलती करता है। हाँ। बिल्कुल, जब एक बार अगर पैसे वाली बात है तो अगर फ्री आप दे रहे हो तो कोई बात ही नहीं, पैसे की बात ही नहीं आती। नहीं, उसमें ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान को दवाइयाँ खरीदनी होती है ना, तो कुछ ट्रेड बंद हो जाता है, लेकिन जो ज़रूरी होता है ना, एसेंशियल ट्रेड होता है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे मेडिसिन्स हो गया या फिर थोड़ा बहुत फूड का सामान जो वहाँ पे खाने के लिए यूज़ किया जाएगा, एक इंसानी जीवन को कायम रखने के लिए रहता है, वो ट्रेड जारी रहता है। बाकी सारी ट्रेड बंद हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। और ये चीज़ का जो पेमेंट है वो अभी हमें लगता नहीं है। अभी एक प्रशांत धवन का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई जो पाकिस्तान है वो मतलब पेमेंट नहीं कर रहा है टाइम पे, तो उसका वीडियो हम कभी और आपको दिखाएंगे। और एक बात मोहित भाई ने बोली थी कि जो वीटो पावर का जो हिस्ट्री है, अगर आप लोग उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे सेपरेटली अलग से, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वीटो का जो हिस्ट्री हुआ है। बिल्कुल, और जिस वीडियो में आपको हम ये भी एनालिसिस करके बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और हाउ टू यूज़ इट, बिल्कुल इसका कैसे प्रयोग करा जाता है और ये कब काम आती है। तो पर ये एक बात कह दूँ, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे जिस देश के पास वीटो पावर होता है तो वो खुद में ही एक एटम बम मान लो खुद में ही, अगर उसके पास नहीं भी है तो। अब मैं एक बात बता दूं, जो वीडियो इन्होंने बनाया था कि भाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी फ्रेंड विद इंडिया, मतलब क्यों हर देश भारत के साथ मित्रता करना चाहता है, तो वो इसमें दे दिया गया। दूसरी बात यह है कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, वो एक मेन रीजन होगा। और दूसरा बात यह है कि हम लोग कभी भी मतलब किसी पे आक्रमण नहीं करते, इंडियन हिस्ट्री में कभी भी कोई आक्रमण नहीं हुआ है। अगर ये चीज़ मैं कोई बीजेपी या कोई भी पर्सनल पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत पार्टियाँ हुई थी, पर जो यहाँ के भारत के लोग कैसे भी हों, पर उनमें एक चीज़ है कॉमन सेंस और दूसरों के प्रति दया भावना बहुत ज़्यादा होती है। आप इसका एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान से भी ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। 11 युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी के साथ, जिसमें पराजित होने के बावजूद बताओ इतना कौन करेगा कि 11 बार किसी से बिल्कुल जिंदा छोड़ो, युद्ध करा, हराया, छोड़ दिया, युद्ध करा, यार ये हद होती है। तो ये भी बिल्कुल अब बिल्कुल ये वही तो कह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री है हम इंडियंस की, कि इतनी दया भावना दूसरों के प्रति रखते हैं हम लोग। पर ये जो टाइम चल रहा है जिसमें हमें कुछ वीडियो देखने को मिले, जैसे उदयपुर में कांड हुआ, इस चीज़ को देखकर हमें भी बिल्कुल ये भावना हमें लगता है बिल्कुल कम कर देनी चाहिए या ज़रूरत भर रखनी चाहिए तो ज़्यादा सही है।
देखो उसका जो है कहने, अगर इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि मतलब जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, भारतीय न्यायतंत्र, वो एक अलग सेपरेट चीज़ है, उसके आगे किसी भी सरकार की नहीं चलती। मान लो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अगर कोई वर्डिक्ट देता है तो सरकार उससे इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। तो जो सरकार है वो अपनी एक जांच करेगी, उसके बाद जो जुडिशरी सिस्टम का मतलब डिसीजन आएगा, जजमेंट आएगा, उस पर हम लोग बिलीव करेंगे। उसी लिए कहते हैं कि मतलब जो विश्वास होना चाहिए। अब इंडिया जो है अपना मतलब रख रहा है और दूसरों के साथ शायद जो सेम पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगा, सेम डिप्लोमेटिक तरह से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जुडिशरी सिस्टम कितनी जल्दी ये वर्डिक्ट देता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होगा, तो ये अलग चीज़ है। तो हमें लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और उम्मीद है आप लोगों ने जिस वीडियो को हमने बताया था कि क्यों देश करना चाहते हैं, उसका आंसर मिल गया होगा। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।